साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथी ये जो वीडियो है आपके सामने हम दोनों हाजिर हुए हैं लेकर, हम यानी कि शहरोज कमर और हमारे साथी सरफराज कुरैशी। सरफराज कुरैशी का यूट्यूब चैनल है न्यूज स्टॉपेज और हमारा तो आप जानते हैं जीटी रोड लाइव। हम दोनों इसलिए बैठे हैं दोस्तों कि ये सवाल तेजी से दिल्ली से लेकर रांची और पटना ही नहीं बल्कि हैदराबाद और अमरावती तक गूंज रहा है। गूंज इसलिए रहा है कि मोदी सरकार, जिसे आजकल अचानक से एनडीए सरकार कहा जाने लगा, क्या सरकार ये टिक पाएगी या बहुत जल्द इसका खात्मा हो जाएगा? इन सवालों के पीछे कई कारण हैं। क्या कारण है और ये सवाल क्यों गूंज रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं, इसको लेकर हम दोनों दरअसल चर्चा करेंगे और वजह ही जो है, इसके कारण जो है, इसकी तलाशने की कोशिश करेंगे। क्यों सरफराज भाई, क्या कहना है आपका, बताइए। जी बिल्कुल, जिस तरह से सरकार का गठन हुआ है, जैसा कि सभी को पता है कि इस बार भाजपा की 63 सीट घट गई है, 240 सीट पर आकर सिमट गए। हालांकि 400 पार का नारा था उस पर पूरी तरह से फेल हो गई है। और 240 आने के बाद आप देखेंगे, पहले मोदी की गारंटी हो रही थी और भाजपा का था 400 पार का नारा, लेकिन जैसे ही सीटें घटी अब वो एनडीए पर आ गए। मोदी जी के लगातार भाषणों में, आप पहले भाषण उनकी जो देखिएगा जीतने के बाद, तो एक बार भी भाजपा या मोदी नहीं उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार फिर से लौट रही है, बन रही है एनडीए की सरकार। तो अब ऐसे में ये सवाल आ रहे हैं, चूंकि दो उनके जो साथी हैं, खास करके चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये दो ऐसे साथी हैं जिनसे उनका रिश्ता कभी प्रेम का तो कभी क्रोध का रहता है, कभी मिलते हैं कभी बिछड़ते हैं। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये पता नहीं कितने दिनों तक साथ रहेंगे, कब तक सरकार चलेगी, 5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी, ये सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि भाजपा की जो अपनी राजनीति रही है शुरू से, वो कहीं ना कहीं इस बार भी चुनाव में आप देखें कि लगातार उन्होंने मुस्लिमों को टारगेट किया। खुद मुख्य प्रधानमंत्री भी इस पर बोलते रहे। लेकिन वहीं पर जब आंध्र प्रदेश में चुनाव हो रहा है, जो इनके सहयोगी है टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी पार्टी जी, उन्होंने साफ अपने जो मैनिफेस्टो था चुनाव का, उसमें मुसलमानों के लिए कई सारे वायदे किए। 4% आरक्षण का मामला था और उसके अलावा इमामों को वेतन देना है, जो हज यात्री उनको 1 लाख रुपया देना है, ईदगाह के लिए और जमीन देनी है, हज हाउस के लिए जमीन देनी है शहरी क्षेत्र में। तो ये सब जो है बिल्कुल भाजपा की राजनीति के विपरीत है। ऐसे में ये दो किनारे की तरह लग रहे हैं, भले ही अभी साथ में है, लेकिन ये कब तक साथ रहेंगे या दो किनारों में बटेंगे, इसी को लेकर सवाल उठना लाजमी है। तो अब इसमें कितने दिनों तक ये आगे बढ़ेगी सरकार, ये देखने वाली बात होगी। आप खुद बता सकते हैं कि जिस तरह से बिहार में ही अभी जिस प्रकार से बिहार में मंत्रियों को जो विभाग मिला, इसको लेकर भी आपसी राजनीति शुरू हो गई है। इसको लेकर भी आपके मन में कई बातें आई होंगी बिहार को लेकर। ये सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, पर हम इस पर चर्चा कर लेते हैं सरफराज, किधर से ये सवाल उठ क्यों रहे हैं। देखिए, सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हमेशा जो सरकार चलाई इन्होंने, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे लगातार और उसके बाद 10 साल प्रधानमंत्री रहे, हमेशा भाजपा पूर्ण बहुमत में रही। हालांकि एनडीए की गवर्नमेंट तब भी थी, 2014 में भी एनडीए की गवर्नमेंट थी और 2019 में भी एनडीए की गवर्नमेंट का गठन हुआ था, लेकिन तब भाजपा पूर्ण बहुमत में थी और मनमानी, या कह लीजिए कहा जाता है कि मनमानी कर रहे थे नरेंद्र मोदी, और यानी कि अपने मन से सरकार चला रहे थे। कोई भी निर्णय लेते थे, जो घटक दल था उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती थी। इससे पहले कहा जाता है कि भाजपा पहली बार नहीं है कि घटक सरकार चला रही है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एनडीए के गवर्नमेंट चलाई है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और दामोदर दास मोदी दोनों में काफी अंतर है। जी, इसमें अंतर यही है कि देखिए, इन्होंने कभी भी पूर्ण गठबंधन की सरकार मोदी जी ने नहीं चलाई। इसलिए दरअसल सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सरकार चल पाएगी। गठबंधन की सरकार चलाई है, लेकिन वो नाम के लिए नहीं, नाम के लिए। मैंने बताया कि 2014 बहुमत जो है भाजपा को हासिल था, और अभी जो है 32 का आंकड़ा घट रहा था, जो कि इनके घटक दल है जोड़ते हैं, जिसमें कि लोजपा है चिराग पासवान की,
उसके बाद शिवसेना का एक घटक है शिंदे का, उसके बाद अजीत पवार की एनसीपी है, उसका दो बड़ा दल है घटक इनका, ये जदयू बिहार की जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम टीडीपी यानी कि जयप्रकाश नारायण। अब दोनों दरअसल विरोधी रहे हैं जी बिल्कुल, और दोनों का एनडीए के साथ आना भी रहा है और जाना भी तय रहा है। और आपको याद होगा कि एक दौर में एनडीए के संयोजक ही थे जयप्रकाश नारायण, उसके बाद ये चले गए और उसके बाद ये भी आरोप है कि इनके 3 सांसदों को भाजपा ने तोड़ दिया था। राज्यसभा के सांसद थे जिसमें के एक बड़े चौधरी जी थे जो कि फाइनेंसर थे, उनको भी भाजपा ने एक दौर में तोड़ लिया था। और आपको याद होगा जब विधानसभा का चुनाव बिहार में चल रहा था तब नीतीश कुमार ने ही आरोप लगाया था कि भाजपा ने, हालांकि भाजपा का नाम नहीं लिया था लेकिन बाद में नाम लिया जब वो आरजेडी के साथ आते हैं, महागठबंधन के साथ आते हैं तब नाम लेते हैं, लेकिन उस दौर में नाम नहीं लिया कि बड़े दल ने चिराग पासवान का सहारा लेकर हमारी सीटें कम कर दी, पार्टी तोड़ने की, हाँ पार्टी तोड़ने की कोशिश भी की गई थी। और आखिर में आरसीपी सिंह जिनको तोड़ भी लिया गया था और जो कि एक दौर में नीतीश कुमार के काफी करीबी थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन यह भी सवाल उठ रहा है सरफराज कि आखिर नीतीश कुमार गए क्यों, क्या कारण था कि वो गए। एक तो सवाल उठता है कि इनको इंडिया अलायंस का संयोजक नहीं बनाया गया, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है, क्योंकि इनकी जो बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे कितना एकदम, आपको वो दृश्य याद होगा जब पटना में मोदी का रोड शो होता है और उसमें उनके हाथ में कमल का चिन्ह पकड़ा दिया जाता है, उस समय उनके बॉडी लैंग्वेज देखिए कैसा एकदम अनमने से बिल्कुल लग रहा है कि इनकी मन स्थिति सही नहीं है, वो कभी इधर डुलाते हैं कभी उधर डुलाते हैं, उनका चेहरे का भाव ही अलग था बिल्कुल। और अभी आप देखिए कि बीच में कई जो चुनावी सभा हुई मोदी जी के साथ उनकी, एक बार उन्होंने कह दिया कि 4000 सीटें लानी है और एक बार उन्होंने कह दिया कि मोदी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। तो ये भी सवाल उठता है पटना के गलियारे में है सरफराज की उनकी मानसिक स्थिति तो कहीं ठीक नहीं है, कहीं वो बीमार तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि फिर अभी आपने देखा होगा जबकि मोदी जी सिर्फ मात्र 6 महीना बड़े हैं नीतीश कुमार जी से और वो चरण छूने के लिए ये दूसरी बार, इससे पहले भी एक बार चुनाव के दौरान चुनावी सभा में उन्होंने ऐसा किया था। तो ये सब सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सरकार चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। आप देखें कि नीतीश कुमार के जो मानसिक मामले आ रहे हैं, मानसिक स्थिति के मामले या बीमारी की बात आ रही है, बीमार है वो, तो ये भाजपा ने सबसे पहले शुरू किया। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। ये सम्राट चौधरी जी जिस वक्त विपक्ष में थे और उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये आरजेडी के लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा था कि आखिर उनका हेल्थ बुलेटिन जारी होना चाहिए कि क्यों ऐसा कर रहे हैं वो। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जो है आरजेडी इसी बात को कह रही है, राष्ट्रीय जनता दल, अब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि वो बीमार है, उनका कोई और लिख रहा है। तो मुझे लगता है ये जो जाने का कारण है, इसके पीछे भी एक जो पीछे का दृश्य दिखता है वो ये है कि जैसे ही गठबंधन आरजेडी और जदयू का अलग हुआ था, जदयू के फिर चले गए थे भाजपा के साथ में, तो ये तेजस्वी यादव ने कहा था कि इनकी पार्टी जल्द ही टूट जाएगी और उस पार्टी को जो टूटने के कगार पर पहुंच रही थी, लग रहा था कि शायद ये टूट जाएगी, बिखर जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से एक बार लोकसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में 11 सीटें जीतने के बाद फिर से किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार आ गए हैं। तो अब ये नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके, चूंकि केंद्र में बहुमत में सरकार रहेगी, ये अभी अपने मनमाने तरीके से अपने हिसाब से ये कई चीजों को करवाने में सक्षम होंगे, क्योंकि चुनाव भी होने वाला बिहार में, चुनाव भी ये पहले करवाना चाह रहे, समय से पहले चुनाव हो जाएगा। तो अभी चूंकि लोकसभा में बेहतरीन सीटें लाई हैं उन्होंने, तो इसका फायदा मिलेगा। चूंकि पिछले बार इनको, जैसा आपने बताया कि सबसे ज्यादा नुकसान चिराग पासवान ने इनको पहुंचाया, बीजेपी अंदर खाने में यह आरोप लगता रहा कि बीजेपी ही सब खेल कराती रही। बिल्कुल। तो अब जो है, चूंकि चिराग पासवान भी साथ में है और भाजपा भी साथ में है, मांझी भी साथ में है, तो ऐसे मौके पर नीतीश कुमार एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन करके अपनी सरकार वो बना सकते हैं। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि हम इस जल्दी चुनाव करें और यही कारण लगता है कि वो बीजेपी के साथ एक बार फिर से जाना, उनको एनडीए में जाना बेहतर लगा। हालांकि उनकी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि उनको पीएम बनाने की बात कही जा रही थी, कांग्रेस और राजद इसे नकार रहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता कि अगर शायद पीएम के लिए ऑफर होता तो शायद, जैसा लोगों का मानना है कि आज तक नीतीश कुमार जिस प्रकार से मोल भाव
करते रहे हैं वो हो सकता है कि पलट जाते। और राजद और कांग्रेस वालों को इस बार का पलटना बुरा नहीं लगता, बाकी बार की तरह। जनता भी कह रही थी, तरह तरह के मीम सामने आ रहे थे जी जी कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं, चाचा पलट सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं पलट पा रहे हैं? इसके पीछे जो आपने कहा कि बिहार में चुनाव होना है, और देखिए बड़ा कैरियरिस्ट है। कहा तो जाता है कि नीतीश कुमार जेपी आंदोलन की देन है, संपूर्ण क्रांति की देन है, समाजवादी है, खांटी समाजवादी है, लेकिन मुझे अब नहीं लगता। मुझे लगता है कि पूरी तरह ये महत्वाकांक्षी है, पूरी तरह कैरियरिस्ट है, अपना कैरियर देखते हैं, और जहां सत्ता मिलेगा, जहां मलाई मिलेगी, उधर पलटने में इनको देर नहीं लगती है। और देखिए ये मोदी जो है ये भी बहुत ही अति महत्वाकांक्षी, और नीतीश कुमार भी अति महत्वाकांक्षी, और दोनों दरअसल ये अवसर का गठबंधन है, अवसरवादी गठबंधन है। ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं। ये जाहिर सी बात है कि देखिए दोनों में वैचारिक मतभेद है। अगर आइडियोलॉजिकली अगर देखेंगे तो संघ और भाजपा की अलग लाइन रही है, समाजवादियों की अलग लाइन रही है, और जो चंद्र प्रकाश नायडू है टीडीपी के चीफ जो है, ये ठीक है कि एनडीए के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन इनकी ये लोग दोनों को एक सेकुलर मिजाज रहा दोनों का, और मुस्लिमों को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। हालांकि टीडीपी के जो उनके लड़के हैं, क्या नाम है, लोकेश संभवतः नाम है, चंद्र प्रकाश नायडू के लड़के का, उनके कैरियर का भी सवाल है। वो अपने बच्चों को भी देख रहे हो, सेट करना चाहते हैं कि मेरे बाद जो मुख्यमंत्री जो स्टेट में वही हो, और अच्छा खासा पैकेज मिल जाए इस गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मिल जाए। हाँ, और जो मैं वैचारिक मतभेद की बात कर रहा था कि जो आपने जिसका जिक्र किया मुस्लिम मामले को लेकर, ये सारे आरक्षण के मामले को लेकर, देखिए जबकि आरक्षण धर्म के आधार पर आरक्षण को लेकर, मुस्लिम आरक्षण को लेकर लगातार भाजपा विरोध करती रही। आपने जिक्र भी किया कि मोदी ने लगातार इस मामले को उठाया, चुनाव में ये मुद्दा ही बनाया उन्होंने कई जगह, और ये बड़ा विरोधाभास है। और देखिए मैंने कहा कि अवसरवादी गठबंधन, भाजपा भी देखिए साउथ में, आप गोवा में, आपको बता रहा हूं कि गोवा में गौ मांस पर प्रतिबंध नहीं है जी, जबकि वहां पर इनकी सरकार भी रही, अभी बीजेपी की भी गवर्नमेंट की सरकार अभी भी सरकार है, और नॉर्थ ईस्ट के भी कई स्टेट है, वहां गौ मांस पर प्रतिबंध नहीं है। ये विरोधाभास है ना। लेकिन ये हिंदी पट्टी में इसका विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि मुस्लिम आबादी है, उसी कारण के वोट का पोलराइजेशन हो सके। अभी आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला सामने आया था, इसमें भी उसमें भी ये जो 52 करोड़ बीफ सप्लाई वाली कंपनी है, उनसे भी बीजेपी ने चंदा लिया, जिसको कांग्रेस ने और बाकी विपक्षी दलों ने जमकर उठाया इस मामले को। इलेक्ट्रल बॉन्ड आने के बाद 52 लाख करोड़ जी लिया है उनसे, 52 करोड़ शायद है, हाँ, उनसे चंदा लिया गया बीफ कंपनी से, जो एक्सपोर्ट कंपनी है। हाँ, तो यह सवाल उठा था कि दोनों विरोधाभासी है, वैचारिक मतभेद है, लेकिन अवसरवादी गठबंधन इसलिए है कि दोनों को अपना स्टेट देखना है, स्टेट को संभालना है। लेकिन मतभेद की आशंका तो है, आज नहीं तो कल ये इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों में खटपट हो सकती है। ये कब हो सकती है? जो आपने अभी रिकॉर्डिंग से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि चुनाव, बिहार चुनाव होना है, झारखंड में चुनाव होना है। देखिए महाराष्ट्र में बुरी गत हुई है भाजपा की, जी बिल्कुल, है ना, वहां रिवाइव होना, फिर से खड़े होना है, कांग्रेस बनकर। अच्छा देखिए यहाँ हरियाणा में बुरी हार हुई है भाजपा की, जबकि उनकी सरकार थी वहां पर, तो वहां भी चुनाव होने हैं इधर ये लास्ट मंथ तक, सभी जगह सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर तक सभी स्टेट में चुनाव होने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद तक वेट किया जाए, उसके बाद कुछ हो सकता है। लेकिन अभी जो चर्चा की जा रही है कि सरकार गिर जाएगी, तो मुझे ऐसी कोई आशंका दिखलाई नहीं। आप देखेंगे कि कांग्रेस ने भी, और ममता बनर्जी का तो स्पष्ट बयान भी आया था, कांग्रेस भी कह रही है, तमाम लोग जब इंडिया गठबंधन के लोग बैठक किए, उसमें भी सभी पार्टियों ने एक स्वर में कहा कि सरकार बनाने की पहल वे नहीं करेंगे। हाँ, मतलब जोड़ तोड़ की राजनीति वो नहीं करेंगे। हाँ, और उन्होंने साफ साफ कह दिया, संकेत दे दिया कि ये सरकार को चलाने देना। क्योंकि जिस तरह से हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो है, टीडीपी का, जदयू का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, चूंकि आपको याद होगा कि इनकी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो है, वो टीडीपी के कारण ही गिरी थी। लोकसभा अध्यक्ष थे और एक मत का मामला था। सही कहा। तो इन पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं। आपको लगातार चर्चा भी हो रही थी विभागों के बंटवारे से पहले कि चंद्रबाबू नायडू जो है लोकसभा अध्यक्ष का पद मांग रहे हैं, स्पीकर का पद मांग रहे हैं। वहीं ईडी को लेकर जो एक चर्चाएं थी कि दोनों दल
जदयू और टीडीपी चाहती है होम कि वित्त मंत्रालय उनके अंडर में आ जाए, चूंकि अभी सबसे हॉट एजेंसी जो पूरे देश में है वो ईडी बनी हुई है, IT है। तो ईडी जो है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऐसे में इनका ये चर्चाएं थी, हालांकि ये कितनी सही थी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ये चर्चाएं दोनों पार्टियां मांग रही थी, ये चर्चा खूब बाजार गर्म रहा। हालांकि जो बंटवारे, जो अभी विभागों का बंटवारा हुआ है नए मंत्रिमंडल में, इसमें जदयू को या इसको तो मिला नहीं, भाजपा ने अपने पास ही रखा है ये। लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन में बात कर रहा था कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने भी कोई जोड़ तोड़ की राजनीति करनी नहीं चाहिए, उन्हें पता है कि आज नहीं कल, चूंकि वैचारिक मतभेद है, जैसा आपने पहले भी कहा, वैचारिक मतभेद है, वो आज न कल कभी भी मनभेद में बदल सकता है। इसी कारण से आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन के तमाम विपक्षी दल आराम से अभी बैठ गए हैं। हालांकि आपको ममता बनर्जी का वो भाषण याद करना होगा कि ऐसा नहीं कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। हाँ, ये कहा, उन्होंने ये कह दिया कि हम सरकार बनाएंगे, तो बनाएंगे तो इसका मतलब है कि कभी ना कभी उम्मीद होगी तब तो बनाएंगे। पहले से इनको भी आभास हो रहा है कि ये सरकार कितने दिनों तक चलेगी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि नरेंद्र मोदी जी हमेशा से अपने हिसाब से राजनीति करते नजर आए हैं, चाहे वो राज्य में हो, गुजरात में जब सीएम हो तब, और पीएम बने हैं देश के तब भी। लेकिन अब परिस्थिति पूरी तरह से बदल गई है। पहले जो इनके एनडीए गठबंधन के जो साथी थे वो इनको अपने हिसाब से वो एडजस्ट करते थे कि मंत्रालय देना है कि नहीं देना, लेकिन इस बार आप देखेंगे कि एक सीट जीतकर आने वाले को भी मंत्री पद मिल गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। हालांकि यही कारण है कि इस बार मोदी अपने हिसाब से कितनी राजनीति कर पाते हैं, ये लोगों के मन में है कि आज न कल ये स्थिति बदलेगी, और ये स्थिति बदलेगी और नदी के दो किनारों में फिर से नजर आने लगेंगे दो पार्टी। लेकिन फिलहाल इस पर मुझे लगता है विराम दिखता है सरफराज। हाँ, अभी तो विराम। देखिए, कहा जा रहा था कि अपने मनपसंद का ये पोर्टफोलियो ले लेंगे। हाँ। कहा जा रहा था कि फाइनेंस ले लेंगे जी, होम मिनिस्ट्री ले लेंगे, और भी जो मलाईदार पद कहा जाता है, और स्पीकर की भी बात थी। लेकिन जैसा कल पोर्टफोलियो बांटा गया जी, तो उसमें आप देखेंगे टॉप के जो 6-7 हैं, होम मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, ये सारे जो पुराने ही लोग, सब पुराने ही लोग हैं। इससे तय हो गया कि ना टीडीपी को कोई बड़ा पद मिलना, ना ही जदयू को तो अंतिम तक वो मछली पालन और पशुपालन, ये सब लल्लन सिंह जैसे लीडर को, जबकि लल्लन सिंह बड़े टॉल फिगर के लीडर हैं और अध्यक्ष भी रहे जदयू के, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, उनको भी नहीं मिला। और उनको भी जो मिला एविएशन का मिला है, इनको टीडीपी को, है ना, उड्डयन मंत्रालय। अरे अब तो रहा ही नहीं उड्डयन, सब तो आपने अदानी के हवाले कर दिया, पोर्ट वगैरह, वहां कोई मामला रह नहीं गया है। तो इससे एक चीज ये पता चल रहा है कि फिलहाल जो है मंत्रिमंडल बंटवारे में मोदी की चली है। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि मंत्रिमंडल गठन को लेकर ऐसा लगता है कि ये कहने को तो एनडीए सरकार है, मतलब जो बैठक हुई थी संसदीय दल की एनडीए की, 19 बार एनडीए शब्द का इस्तेमाल किया मोदी जी, लेकिन ऐसा गठन के बाद ऐसा लगता है कि बिल्कुल मोदी पार्ट 3 है और इनकी मर्जी चलेगी, ऐसा तय है। अब हो सकता है कि कहा जा रहा है कि ये तय किया गया है कि भाजपा ने कहा होगा कि भाई आप अपना स्टेट में चलाइए, स्टेट का जो स्टेक है वो आप देखिए, बिहार आप देखिए और आंध्र प्रदेश देखिए, मुझे आजादी दीजिए। एक जो मुझे ये दिख रहा है कि इस पर पीछे भी एक दोनों की रणनीति होगी। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव तक शांत रहा जाए, और चूंकि अभी आंध्र प्रदेश में जबरदस्त जीत कर के आए हैं चंद्रबाबू नायडू, तो वो चाहते हैं कि उनको विशेष राज्य का दर्जा मिले और बहुत सारी सहूलतें वो केंद्र सरकार से प्राप्त लेना चाहते हैं। लेकिन अगर ये नहीं मिला जो वो चाह रहे हैं, वो नहीं मिला, तो फिर ये सरकार कितने दिनों तक चलेगी इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि अभी तक जो मंत्रिमंडल के बंटवारे में बिल्कुल भाजपा की ही चली है, नीतीश कुमार भी शांत रहे, चंद्रबाबू नायडू भी शांत हो गए, और पूरे जो मंत्रिमंडल का गठन आप देखेंगे तो पूरी तरह से लिस्ट में भाजपा ही है कि वो हावी है। आप देखें कि विजय सिन्हा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है, शुरुआत में किंग मेकर वाली सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा था कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चलेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे,
और तेजस्वी ने कहा था, एक कटाक्ष किया था कि अब तो भाई आप किंग मेकर बन गए हैं, तो अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला दीजिए और जो सहूलत चाहिए थी वो दिलाइए। लेकिन आप देखेंगे जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन हुआ और विजय सिन्हा जी का एक बयान आता है, मीडिया को उन्होंने बयान दिया कि ना तो बिहार में कोई किंग ना कोई मेकर, इसका मतलब ये तरह तरह की निकाले जा रही है। एक वो मामला एक तरफ है कि जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद ये बयान आ जाता है, दूसरी तरफ आप देखें कि इनकी पार्टी में अभी से खटपट के शुरुआत होने लगी है। आप अजित पवार की पार्टी को देख लीजिए, हम में यहाँ जो हम पार्टी है आपकी, मांझी जी को एक सीट पर ही उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल जाती है, और प्रफुल्ल पटेल जो पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रहते हैं उनको इस बार कैबिनेट में जगह राज्य मंत्री के रूप में मिल रहा होता है। तो आप देखेंगे शपथ नहीं लिया, अजित पवार ने सीधे मना ही कर दिया उन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं शुरुआत मानी जा रही है कि पहले चूंकि भाजपा जिसको जो चाहे वो दे देती थी, वो रख लेते थे, लेकिन इस बार जो है चूंकि उनकी सीटें घट गई है, तो इस बार तो मोल भाव की स्थिति दिख रही है। अगर ये स्थिति नहीं होती तो अजित पवार जैसे नेता जो है वो नहीं करते। लेकिन मोल भाव कर नहीं सकते ना, अजित पवार के ऊपर बड़े बड़े आरोप है। लेकिन आप ये भी देखें कि प्रफुल्ल पटेल पर आरोप है, जो आरोप थे वो उनको नीलामी में जो उनका जब्त कर लिया गया था, जो ईडी ने उनका मकान जब्त कर सीज किया था, वो वापस हो गया है। ठीक है ना, तो अभी नहीं बोल सकते ना, फिर बोल लेंगे अगर, तो फिर ईडी किसके पास है पता है। हाँ, लेकिन अगर ये सरकार में थोड़ी सी भी इतनी बोलने की ताकत तो आ गई ना, सीधे खुलकर आ गए ना। अगर यही बीजेपी पूर्ण बहुमत में होती तो क्या आपको लगता है कि अजित पवार खुलकर आते मीडिया के सामने कि नहीं मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं लिया? ये मुझे तो नहीं लगता कि बाद में उनका बयान आ गया कि ऐसी बात नहीं है। अभी भी ताजा बयान प्रफुल्ल पटेल का आया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई और कारण थे, ये पैकअप करने की बात। हाँ, लेकिन खुलकर मीडिया के सामने आकर उन्होंने पहले अजित पवार ने भी कहा था कि भाई उनके बयान भी लगातार अखबारों में भी छपे हैं और तमाम चैनलों में भी इसका चर्चाएं चल रही थी। तो ये इतनी हिम्मत कहाँ से आई? इतनी हिम्मत बस इसलिए आई कि मोदी जी इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं ला पाए अपने दम पर। भाजपा की एनडीए की सरकार है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन एनडीए को पहले जो पार्टियों को ये चाहते थे, आप देखें कि पिछले जो इनके 2 कार्यकाल के मंत्रिमंडलों की सूची में अब विपक्षी पार्टी जो दूसरे सहयोगी पार्टी हैं उनके कितने लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिली और इस बार कितने हैं, इससे भी अंदाजा मिल रहा कि अब उनको भी संभाल कर रहना होगा सहयोगी पार्टियों को। क्योंकि इनके बारे में भाजपा के साथ एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भाजपा को यह माना जाता है कि जो पार्टी इनके साथ तोड़ देती होती है ये तोड़ देती, ये डर जी, ये सभी को डर है। और ये डर चंद्र प्रकाश बाबू को भी है, नीतीश बाबू को भी ये डर है जी, है ना। तो चलिए, ये हम लोगों का चर्चा का सार यही है कि फिलहाल जो भाजपा के समर्थक हैं वो राहत महसूस करें कि तुरंत सरकार गिरने नहीं जा रही है, कुछ भी नहीं होने जा रहा है, अभी समय लगेगा और 1 से 1.5 साल इंतजार कीजिए, तब फिर क्या होगा। चंद्र प्रकाश नायडू हटने वाले हैं, ना ही नीतीश बाबू हटने वाले हैं। अब चुनाव के बाद देखिए होता है क्या। हाँ, क्यों सरफराज? कुछ दिनों में ही ये क्लियर तस्वीर सामने आ जाएगी। हाँ, पिक्चर अभी बाकी है। कहीं ना कहीं चूंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के जो पार्टियां हैं वो जिस तरह से शांत बैठकर हो गई है, लेकिन इस बार जिस तरह से लोगों को अब एक और इंतजार है इस बार कि विपक्ष कितनी मजेदार भूमिका में बहुत ही मजबूत है, बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही दमदार है। वो विपक्ष का भी एक अंदाज लोगों को देखने को 10 सालों के बाद मिलेगा कि आखिर विपक्ष किस अंदाज में अटैक करता है, या उनके इसमें लोकसभा में जब चर्चाएं होंगी तो क्या होगा, ये देखने को नजर आएगा नहीं। और ये भी संभावना है सरफराज कि स्पीकर पद जो है भाजपा अपने पास रखेगी। जी बिल्कुल, स्पीकर पद अगर देना होता तो मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू को क्लियर हो जाता। लेकिन स्पीकर का पद भी जो है भाजपा अपने पास ही रखेगी, क्योंकि जिस तरह से मंत्रिमंडल में बंटवारा हुआ है और जिस तरह से बाकी लोगों को विभाग मिले हैं, मंत्रिमंडल में जगह मिली, लेकिन जिस प्रकार के विभाग मिले हैं इससे भी पता चलता है कि मोदी जी भले ही कमजोर हुए हैं सीटों के मामले में, लेकिन अपनी बात चलाने में वो पीछे नहीं रहे। चलिए अब आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज
और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।